गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम हमारे पेपर प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक में हम मैकियावेली के राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचारों का आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। देखिए, हमने पिछली कक्षा में मैकियावेली के मानव स्वभाव, मैकियावेली के धर्म एवं नैतिकता संबंधी विचार, इन सब का अध्ययन करने के बाद में आज हम ये स्पष्ट करेंगे कि मैकियावेली ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अपने क्या क्या विचार प्रदान किए हैं। देखिए, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में ये जरूर पढ़ा होगा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। हमने देखा कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत सामने आते हैं। कोई बताते हैं कि ये ईश्वर द्वारा पैदा किया, अर्थात ईश्वर प्रदत्त देवी शक्ति सिद्धांत या फिर शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौते सिद्धांत, ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत, कई प्रकार के सिद्धांत हमें दिखाई देते हैं। लेकिन हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मैकियावेली क्या कहते थे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए, इनका मत था, मैकियावेली कहा करते थे कि राज्य एक अस्वाभाविक संस्था है, स्वाभाविक संस्था नहीं है, जैसे अरस्तु कहा करते थे। मैकियावेली राज्य को अस्वाभाविक संस्था मानते थे क्योंकि इनका विचार था कि मानव जाति इतिहास में एक समय ऐसा था कि जहाँ ना तो किसी प्रकार का समाज था और न ही राज्य मनुष्य स्वच्छंद जीवन व्यतीत करते थे। अर्थात इन्होंने कहा है कि ये जो राज्य हम कह रहे हैं ये अस्वाभाविक संस्था थी। अस्वाभाविक इस वजह से कि मानव जाति के इतिहास को देखते तो हमें पता चलता है कि वहाँ न तो किसी प्रकार का समाज था, बिल्कुल अराजकता वाला स्थिति थी कि ना तो कोई समाज था और न ही राज्य मनुष्य के स्वच्छंद जीवन व्यतीत करते थे। मतलब यूँ कह सकते हैं कि एकदम खुला विचरण वाली स्थिति भी वहाँ पाई जाती है। लेकिन मानव स्वभाव मूल रूप से दुस्वार्थी और अहंकारी होने के कारण राज्यविहीन अवस्था में व्यक्ति परस्पर संघर्ष करने और एक दूसरे की संपत्ति को जीतने की चेष्टा करने लगे। अब आपको पता है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि मानव कैसा है। मानव दुष्ट है, स्वार्थी है, अहंकारी है, लोभी है, लालची है, विभिन्न प्रकार की दानवी प्रवृत्तियों से संपन्न है। जब इस प्रकार का अवगुणों से है तो स्वाभाविक है कि जब राज्य ही नहीं होगा तो परस्पर संघर्ष करने शुरू होंगे क्योंकि उसमें अच्छे गुण तो हैं नहीं। जब संघर्ष करेंगे तो एक प्रकार का मतलब जीवन के अस्तित्व पे खतरा मनना शुरू हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक दूसरे की संपत्ति को लूटने की कोशिश करने लगे क्योंकि अच्छे गुण तो है नहीं। हड़पने वाली, शक्तिशाली वाली बात स्पष्ट होने लग गई कि ऐसी स्थिति थी वर्तमान में या था मतलब तत्कालीन समय में कि इस दौर में किस प्रकार की सामाजिक अवस्था हुआ करती थी। ठीक है, तो ऐसी अवस्था से फिर परेशान होकर ऐसे व्यक्ति को शासक बनाना निश्चित किया जो धन और जन दोनों की रक्षा कर सके। मतलब इस अराजकता और स्वच्छंद वाली प्रवृत्तियों से और इस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने ये तय किया कि हम ऐसे व्यक्ति को शासक बनाना तय करेंगे जो हमारे जन और धन दोनों की रक्षा कर सके, समाज को सुख और सुविधा प्रदान कर सके। ठीक है, ये ऐसा करने का लोगों ने निश्चय किया। बात स्पष्ट हो रही है, समझ में आ रहा है। ये कहते हैं कि जो तत्कालीन समय में मनुष्य का कोई न तो समाज था न कोई राज्य था, बिल्कुल स्वच्छंद वाली दुनिया में घूम रहा था, उसका कुछ भी अपना नहीं था। लेकिन मनुष्य स्वभाव से दुष्ट है, क्रूर है, अहंकारी है, लोभी है, विभिन्न प्रकार के दानवी गुण हैं। इन अवगुणों से जब एक मनुष्य एक दूसरे की संपत्ति को लूटने की कोशिश करने लगे या चेष्टा करने लगे, तब लोगों ने एक राय होकर तय किया कि इस प्रकार तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तब क्या करें कि एक व्यक्ति को हमारा शासक बना दें और वो व्यक्ति हमारे जन और धन अर्थात लोगों की और हमारे संपत्ति की दोनों की रक्षा करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस
प्राचीन अराजकता वाली स्थिति से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक राज्य की स्थापना की। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी मैकियावेली एक प्रकार से जो हॉब्स, लॉक, रूसो कहा करते थे, उसी प्रकार से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो आप ये स्पष्ट बता सकते हो कि मैकियावेली भी राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत या संविदावादी सिद्धांत के समर्थक हैं। वो मानते हैं कि इस मतलब स्वच्छंदतावादी स्थिति से, अराजकता वाली स्थिति से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने संविदावादी सिद्धांत का अपना समर्थन करते हैं। तो ये हो गया उनके राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार। ठीक है, अब कई नोटबुकों में ये भी दिखाई देता है कि मैकियावेली ने राज्य की उत्पत्ति और सुरक्षा के लिए आकस्मिक रूप से मतलब उन्होंने राज्य का विचार प्रतिपादन किया, और कि उनका जो है वो ये विचार है कि शक्तिवादी सिद्धांत को वो स्वीकार करते हैं राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। कुछ पुस्तकों में ये भी आता है, तो आपको ये भी याद करना है। ठीक है, इसलिए कहा करते थे मैकियावेली के राज्य के जो कार्य है वो सद्गुण पैदा नहीं करना है। ये राज्य ये नहीं बताता है कि सद्गुण आप राज्य पैदा करके आपको बताएगा, ये तो स्वयं व्यक्तिगत होता है। ठीक है, दूसरा, मैकियावेली आधुनिक आकार के बड़े बड़े राष्ट्र राज्यों का समर्थन करते हैं, छोटे राज्यों में विश्वास नहीं करते थे, राज्य बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उनका कहना है कि राष्ट्र राज्य में जनता में राष्ट्रीय भावना भी होनी चाहिए, यानी अगर राष्ट्र राज्य बड़े हैं तो राष्ट्रीय भावना भी होनी जरूरी है, ताकि जब भी कभी प्रकार की संकटकालीन स्थिति आए तो उस समय अपने राज्य की सुरक्षा कर सकें, और ये बेहद जरूरी है। राष्ट्र की सुरक्षा होगी तो ही भी राज्य बना रहेगा, नहीं तो अस्तित्व उसका खत्म हो जाएगा। इसलिए हर्नसा ने मैकियावेली को राष्ट्र राज्य का जनक के रूप में स्पष्ट किया है। यानी हर्नसा एक विचारक है, वो कहते हैं कि मैकियावेली ही वास्तविक तौर पे राष्ट्र राज्य का जनक है, क्योंकि सबसे पहले विस्तृत आकार वाले और बड़े राज्यों का समर्थन किया था वो मैकियावेली ने किया था। ये बात आपको याद रखनी है, और हर्नसा का ये आप कथन बिल्कुल याद रखना है कि राष्ट्र राज्य का जनक मैकियावेली को ही कहा जाता है। ठीक है, ये हमने देखा उनके राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार। अब हम देखते हैं संविधानों का वर्गीकरण, यानी संविधानों के वर्गीकरण के संबंध में मैकियावेली क्या कहते हैं, इसको स्पष्ट करना है। तो देखिए, संविधानों के वर्गीकरण के संबंध में ये कहते हैं, यहाँ पर ये करीब करीब अरस्तु के नज़दीक पहुँचते हैं। आपने पिछली कक्षों में, अरस्तु की कक्षों में ये अध्ययन किया था कि अरस्तु किस प्रकार से अपने राज्य का संविधानों का वर्गीकरण करते हैं। एक व्यक्ति का शासक, ठीक है, फिर कुछ व्यक्तियों का शासन, फिर बहुतों का या अनेक व्यक्तियों का शासन किस प्रकार से है, इस प्रकार से उन्होंने भी विभाजित किया है। तो समझ सकते हैं कि मैकियावेली अरस्तु की भांति संख्या व हित के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण करते हैं। संख्या मतलब शासन को चलाने वाले लोग कितने हैं, एक व्यक्ति शासन का संचालन कर रहा है कि कुछ व्यक्ति शासन का संचालन कर रहे हैं या अनेक व्यक्ति शासन का संचालन करते हैं, ये उस संख्या के आधार पर। और दूसरा हित के आधार पर, यानी शासक स्वहित देखता है कि सामान्य हित देखता है या प्रजा हित देखता है, उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया है। जो हमको अरस्तु के जो संविधानों का वर्गीकरण है उसी के अनुरूप उन्होंने भी यहाँ पर स्पष्ट किया है। जहाँ अरस्तु संवैधानिक तंत्रों को आदर्श राज्य बताते थे, वहीं मैकियावेली निरंकुश तंत्र को आदर्श राज्य बताते हैं। ये बात आपको स्पष्ट समझना है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। अरस्तु कहा करते थे कि जो संवैधानिक तंत्र है वो सबसे बड़ा आदर्श राज्य है, यहाँ अच्छा शासन माना जाता है। आप देखेंगे अरस्तु के अनुसार संवैधानिक तंत्र आदर्श राज्य हुआ, क्योंकि इसमें विधि का शासन था, विधि को सर्वोच्च स्थान दिया गया। लेकिन जो हमारे मैकियावेली है वो ये कहते हैं कि निरंकुश तंत्र सबसे सर्वोच्च और अच्छा शासन माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसका रीजन है क्योंकि मनुष्य स्वभाव से कैसा है, घमंडी है, स्वार्थी है, लोभी है, क्रूर है और दानवीय प्रवृत्ति से संपन्न है। तो ऐसे अवगुणों से संपूर्ण व्यक्तियों पर शासन करने के लिए इस प्रकार की शासन व्यवस्था की उपयोग करके यहाँ आदर्श रहेगी वो हम निरंकुश तंत्र। इसलिए आपको यह स्पष्ट समझना है कि मैकियावेली ने शासन व्यवस्था के संदर्भ में उन्होंने निरंकुश तंत्र को सबसे ज्यादा स्वीकार किया, स्पष्ट किया। ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से वर्गीकरण किया है। देखो, आप देखेंगे कि इन्होंने हित और संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो आप देखिए, हितों को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, सामान्य हित और स्वहित। सामान्य हित वो होते हैं जिसमें
संपूर्ण राज्य की प्रजा के हित की बात का उल्लेख किया जाता है। अपने राज्य की जो प्रजा है उसके हितों को सामने रखकर ही शासक काम करेगा। वो सामान्य हित होते हैं। स्वहित वो होते हैं जो केवल अपना हित देखते हैं, सामान्य हितों की अवहेलना करते हैं। बात स्पष्ट हुई। तो हित और संख्या कौन सी? क्या एक व्यक्ति का शासन है, क्या कुछ व्यक्तियों का शासन है, या अनेक व्यक्तियों का शासन है? यह संख्या के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया। तो आप देख सकते हो बोर्ड पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति का शासन है और सामान्य हित यानी संपूर्ण जनता के हितों की मतलब देखते हुए शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है तो वो कहलाती है राजतंत्र शासन व्यवस्था। ठीक है, राजा प्रमुख होता है और राजा इस संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए काम करता है, वो सामान्य हित होता है। ठीक है। दूसरा, उन्होंने फिर उसको बताया है स्वहित में निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र में शासक पर किसी प्रकार का कोई विधि कानून लागू नहीं होता है, अपने आप में सर्वोच्च होता है। जो कहता है वही कानून होता है, जो कहता है वही उसका आदेश होता है। उसकी आज्ञाओं को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते। वो होता है निरंकुश तंत्र अर्थात तानाशाही अधिनायकवादी शासन तंत्र। ठीक है। अब यहाँ पर मैकियावेली इसका समर्थन करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनको बताया कि ऐसे लोगों पर शासन करने के लिए ऐसे ही शासन व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो ये कभी भी दूसरी शासन व्यवस्था से संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है। दूसरा, उन्होंने संख्या के आधार पर किया कि कुछ व्यक्तियों का शासन होता है वो कुलीन तंत्र होता है, जिसमें सामान्य हित को सर्वोच्च या प्रमुखता प्रदान की जाती है। और जो फिर स्वहित पर होते हैं वो वर्ग तंत्र होता है। सभी वर्ग अपने अपने हितों की पूर्ति करने में लगे रहते हैं, वो वर्ग तंत्र से उसको विकृत रूप भी कह सकते हैं। अगला है अनेक व्यक्तियों का शासन। अनेक व्यक्तियों के शासन को संवैधानिक तंत्र कहा जाता था, अरस्तु भी कहते थे और यहाँ पर मैकियावेली भी कहते हैं कि संवैधानिक तंत्र है वो अनेक व्यक्ति हैं, इसमें लोग संविधान के अनुरूप तथा विधि को मानते हुए शासन कार्य को संचालन करते हैं, शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से आगे कार्य रूप प्रदान करते हैं। ठीक है। इसमें विधि सर्वोच्च होती है, विधि को मानते हुए शासन व्यवस्था का आगे संचालन होता है। लेकिन उन्होंने स्वहित के आधार पर लोकतंत्र और भीड़तंत्र को दिया है। लेकिन देखो, आपके मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि जब स्वहित इसका मतलब पूरा स्वरूप है, लोकतंत्र और भीड़तंत्र यहाँ सब समानार्थी कैसे? देखो, आज के ज़माने में जो लोकतंत्र की बात करते हैं वो उस ज़माने का संवैधानिक तंत्र से मेल खाता है। ठीक है। और जब विकृत रूप हो जाता था तो उस जमाने लोकतंत्र कहते थे। इसलिए उस जमाने के लोकतंत्र और आज के लोकतंत्र से आपको तुलना नहीं करनी है। आज के लोकतंत्र को संवैधानिक तंत्र से आपको तुलना करनी है, जो बिल्कुल सामान्य हित पर निर्भर था, उस पर बात करनी है आपको। ठीक है। तो इस प्रकार से अरस्तु के हुबहू मॉडल की तरह मैकियावेली भी इसका वर्गीकरण करते हैं। स्पष्ट हुआ? तो आपको एक समझना है कि मैकियावेली निरंकुश तंत्र को ही आदर्श राज्य बताते हैं। ठीक है। ये बात होगी इनके संविधानों के वर्गीकरण के संबंध में। अब छोटा सा टॉपिक है कि संप्रभुता के संबंध में क्या क्या विचार थे। मैकियावेली के संप्रभुता के संबंध में क्या विचार थे? तो देखो, मैकियावेली के विचारों में संप्रभुता के जो लक्षण दिखाई देते हैं उनमें वो कानूनी संप्रभुता को महत्व देते थे, और वो ये थी कि कानूनी जो संप्रभुता है इसके दो उन्होंने लक्षण स्पष्ट किए हैं। एक है सर्वोच्चता और दूसरा अविभाज्यता। सर्वोच्चता मतलब वो सबसे सर्वोच्च है, उसके आगे किसी प्रकार की और कोई सत्ता नहीं है और कोई कानून नहीं है। अविभाज्यता मतलब उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, वो अविभाज्य ही रहेगी। ठीक है। इसलिए मैकियावेली कहते हैं, उनका कथन है कि विधायक ही विधि का निर्माता है, अर्थात शासक का आदेश ही कानून है। विधायक ही विधि का निर्माता है, अर्थात शासक का आदेश ही कानून है। शासक ने जो कह दिया, शासक ने जो आदेश दे दिया, वही उसके लिए कानून है, वही उसके लिए सर्वोच्च है। ठीक है। उसकी आज्ञा का पालन करना ही हमें हमारी एक प्रकार से कानून है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने जो संप्रभुता के संबंध में क्या है कि संप्रभुता अविभाज्य है और संप्रभुता सर्वोच्च है, उसका विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने जिस शासन व्यवस्था की बात की है वो है निरंकुश तंत्र, और निरंकुश तंत्र वो सर्वोच्च है और उसकी जो सत्ता है वो अविभाज्य है। उसका आदेश ही कानून है, उसके आदेशों की अवहेलना करने का अधिकार किसी को नहीं है, जो चाहे वो कर सकता है। ये हुए उनके संप्रभुता के विचार। तो आज देखिए, आज हमने देखे सबसे पहले कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उनका जो विचार है वो समझौतावादी अर्थात संविदावादी विचार है। आप देखेंगे हॉब्स लॉ रूसो जो बाद में मैकियावेली के बाद में जो विचार आए थे
उन्होंने भी इस मत का समर्थन किया था और मैकियावेली खुद स्वयं ये कहते थे, क्योंकि उनका जो अनुभव था, उन्होंने जो देखा उससे के अनुरूप जो मानव स्वभाव की जो व्याख्या की है, व्याख्या के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से दुर्गुणों से युक्त है और इस दुर्गुणों से युक्त होने पर जब मनुष्य एक दूसरे की संपत्ति को लूटना और एक दूसरे के जन धन को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तब लोगों ने मिलकर एक समझौता किया और उस समझौते के फलस्वरूप ही राज्य का निर्माण हुआ। तो कह सकते हैं कि समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण अर्थात समझौतावादी सिद्धांत या संविदावादी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है। दूसरा, इस संपूर्ण राज्य की उत्पत्ति में अपना जो कई की पुस्तकों में शक्ति राजनीति का भी उन्होंने उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वमान्य बात संविदावादी समझौते को ही वो स्वीकार करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरा, ये विस्तृत और विशाल राज्यों के समर्थक थे, व्यापक राज्यों के समर्थक थे, छोटे नगर राज्यों में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए हमेशा कहते थे कि मैकियावेली है वो राष्ट्र राज्य का जनक कहा जाए तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है, इनको कहा जाएगा। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। अगले जो हमने संविधानों का वर्गीकरण किया, उसमें भी उन्होंने बिल्कुल अरस्तु की तरह स्वीकार किया है कि हित और संख्या के आधार पर ही राज्यों के संविधानों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसमें एक व्यक्ति के शासन, कुछ व्यक्तियों के शासन और अनेक व्यक्तियों के शासन का उन्होंने विभाजन करके देखा है। जिस प्रकार से अरस्तु संवैधानिक तंत्रों को सर्वोच्च आदर्श राज्य मानते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर मैकियावेली निरंकुश तंत्र को आदर्श राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये हमने उनके संविधान का वर्गीकरण देखा। फिर उन्हें जब उनकी संप्रभुता संबंधी विचार देखा तो वो संप्रभुता के संबंध में विचार में ये कहते हैं कि ये सर्वोच्च है और अविभाज्य है। ठीक है, इसका किसी प्रकार से विभाजन नहीं हो सकता। इसलिए उनका कथन है कि विधायक ही विधि का निर्माता है, अर्थात शासक का आदेश ही कानून है। ये बात हमको समझने स्पष्ट करनी है।